टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं चंदा चक्रम कथा। श्री राम मंदिर का सपना अब सच होने वाला है। ऐसे में एक और प्रसिद्ध, बेहद प्राचीन हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण और उसके चंदा अभियान की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिसकी अंतरकथा बेहद रोचक है, जिसकी झूठ और सच की मिलावटी कहानियां आपने खूब सुनी, पर उस असली कहानी के सियासी दांवपेच, लाग-डाट, पार्टी पॉलिटिक्स से शायद आप उतने वाबस्ता नहीं होंगे। इसमें धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बीच ठंडी सी जंग है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से पंगा है। करप्शन और कारपोरेट के साथ कमीशन खोरी के परोक्ष प्रहार हैं। पर्सनल प्रतिबद्धता है। इसमें कम्युनिस्ट हैं तो कम्युनल भी हैं। कॉमन पीपल की भूमिका है तो राजे रजवाड़ों का भी रोल है। नाम किसी का और काम किसी का। राजनीति में कैसे होता है या फिर चंदा उगाही के लिए चलाए जाने वाले चक्कर कैसे चलते हैं। सोमनाथ के पुनर्निर्माण की जो ये परिकथा है, इसमें इन सब का जबरदस्त मेल है। कह सकते हैं कि इन सारे मसालों का एक मजेदार स्वादिष्ट भेल है ये कहानी। तो इस चंदा चक्रम कथा की तीसरी किस्त पेश है। अभी तक का आपने देखा और नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। गजब की रोचक कथा है। तो गाडगिल के हिसाब से उनके मूल विचार को लेकर के पटेल ने हजारों लोगों के सामने घोषणा कर दी कि सोमनाथ के ध्वस्त मंदिर का पुनर्निर्माण वो कराएंगे। गांधी जी भी इसके पक्ष में थे, मगर शर्त ये थी कि एक भी पैसा सरकार का न लगे। जनता से, खास तौर से हिंदुओं से पैसा इकट्ठा हो और उसी से मंदिर बने। अब पटेल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी विशाल धनराशि कहां से आई। इतनी बड़ी धनराशि वो कहां से लाएं कि उन्होंने जो वचन दिया है वो समय से पूरा हो जाए। अब देखिए कि आखिर किस तरह से और कौन से जुगाड़ से धन का प्रबंध हुआ, कैसे काम आई शुगर लॉबी, किस तरह के प्रपंच रचे गए। वह ये कि गांधी जी के सुझावों और लगातार कई बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण देश के लोगों द्वारा दिए गए दान की मदद से ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। पर अब तक इसकी कोई ठोस व्यवस्था न बन सकी। कोई चारा भी नहीं था और अभी तक कोई व्यवस्था भी नहीं बनी। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी नहीं रहे। गांधी जी की हत्या के थोड़े ही दिन बीतने के मुंशी ने सोमनाथ मंदिर की बातें फिर से करनी शुरू कर दी। तो नेहरू ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, ये व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती और सरकार के मंत्री भी सरकार के अंग है, इसलिए उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि जवाहरलाल नेहरू खुले तौर पर देश की जनता की भावनाओं पर आपत्ति व्यक्त नहीं कर सकते, पर उन्होंने परोक्ष अपरोक्ष तौर पर यह बात जाहिर कर दी और कह सकते हैं कि जो अड़ंगे लगाए वो बिल्कुल जगजाहिर हो गए। सब जानने लगे कि नेहरू जी इस मामले में अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इतने अड़ंगे लगाए कि दरअसल गिनना मुश्किल है। उन्होंने के मुंशी को बुलाकर चिताया, कहा कि ये सब मेरी जानकारी में नहीं है, मंत्रिमंडल के स्वीकृति इसमें नहीं है, मंत्रिमंडल की स्वीकृति इसमें नहीं है और ये सब पटेल और आप कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं। सरकार को इसमें शामिल मत कीजिए। बहुत कुछ कहा होगा,
मणिशंकर अय्यर अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मुंशी का ये दावा झूठा निकला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कभी सोमनाथ मंदिर पर कोई संस्तुति दी भी थी। उन्होंने गाडगिल के नाम पर प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अय्यर ने अपने कथन के समर्थन में कोई सबूत नहीं, कभी नहीं। पीएम ने झूठ बोलने के लिए मुंशी पर एक्शन क्यों नहीं लिया या क्या एक्शन लिया, इस बात पर अय्यर चुप्पी साध जाते। खैर, नेहरू के इनकार का जवाब उन्हीं के मंत्रिमंडल में मौलाना आजाद और जगजीवन राम ने। आजाद और जगजीवन राम ने कहा कि इन मामलों पर चर्चा तो हुई थी। भारत सरकार ने न सिर्फ इस पर चर्चा की बल्कि 1 लाख रुपए इस पर खर्च भी कर चुकी है। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब तय था कि मंदिर बन के रहेगा। चंदा इकट्ठा करने के लिए 3 जनवरी 1949 को सरदार पटेल और वीएन गाडगिल की मौजूदगी में जामनगर में एक बैठक हुई। बैठक करके गांधी जी की इच्छा अनुसार 8 सदस्यों का एक ट्रस्ट बना। जाम साहब ने ट्रस्ट के लिए शुरुआती 5 लाख रुपए दिए। के मुंशी को न्यासी मंडल और ट्रस्ट का कागज पत्र तैयार करने का काम सौंप दिया गया। धन इकट्ठा करने का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि धन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए था, तो इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं रखी गई। जैसा कि अभी मंदिर के लिए निधि संग्रह के लिए रखे गए हैं कि 28 फरवरी तक रखा जाएगा, लेकिन उसके लिए वहां कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। खैर, ये बात तय है कि 22 जनवरी 1949 तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया था, क्योंकि दिस वाज सरदार द कमेरेटिव वॉल्यूम 3 में एक विवरण है ये कि पटेल इसी तारीख को जामनगर में दोबारा यात्रा पर गए। उस दौरान उन्होंने भाषण दिया और उसमें बताया कि पुरातत्व विभाग के संपर्क के बाद गाडगिल जो हैं वो इंजीनियरों के संपर्क में लगातार हैं और जामनगर तथा सौराष्ट्र के बड़े बुजुर्गों से भी मंदिर निर्माण के बारे में राय लेंगे। यानी कि वो इंजीनियरों से तो राय ले ही रहे हैं, बल्कि वो उन बुजुर्गों से भी राय बात करेंगे। मतलब अभी बात राय बात पर है। क्योंकि बात राय बात पर ही है और कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका मेन जो कारण था वो यही था कि निधि इकट्ठा नहीं हो पा रही। समय बीतता जा रहा था, चंदा अभियान चल रहा था। हिंदुओं के अलावा मुसलमान, पारसी, जैन समुदाय ने भी सोमनाथ मंदिर के लिए भरपूर पैसा दिया। लेकिन काफी मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद, पूरे देश से चंदा इकट्ठा करने के बाद 25 लाख रुपए ही जमा हो पाए। इतने में सोमनाथ मंदिर को भव्य रूप देना कतई संभव नहीं था। बड़ी बात यह थी कि सभी कारपोरेट उद्योग, उद्यम, धन्ना सेठों, साहूकारों, कारोबारियों को पता था कि सरकार का सपोर्ट इस योजना को नहीं है। इस कोष में सहयोग करके वे सरकारी कोप के भागी बन सकते हैं। तो एक मुश्त बड़ी धनराशि उनके द्वारा निकालना इस कोष में खुलेआम कम से कम देना बहुत ही कठिन हो रहा था। ऐसे में चीनी लॉबी काम आ गई। इसके पास कालाबाजारी और जमाखोरी का भरपूर पैसा था, मोटा पैसा था। के मुंशी के पास तब केंद्र सरकार में खाद्य और रसद मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। मुंशी ने शुगर लॉबी के साथ मिलकर यह चक्कर चलाया कि वो चीनी के दाम में थोड़ी सी बढ़ोतरी करें। इस बढ़ोतरी का आधा हिस्सा वे सोमनाथ मंदिर के फंड में दान कर दें और आधा वे खुद रखें। ये बात सरदार पटेल को मालूम ना हो, यह संभव नहीं था। मुंशी और गाडगिल जैसों के सरपरस्त पटेल ही तो थे। सरदार ने धर्म के इस काम में एक पवित्र उद्देश्य में होने वाले इस कदाचार से, किंचित कदाचार से अपनी आंखें मूंदी रखी। पैसा इकट्ठा होने लगा और ये योजना काम कर गई। आखिर खाद्य और रसद मंत्री का हाथ जो इसमें था। चीनी के कारोबारियों को साफ पता था कि अगर खाद्य और रसद मंत्री साथ में है तो क्या होना है।
वो इसकी भनक बहुत बाद में लगी, तब जबकि सारा पैसा ट्रस्ट के कोष तक पहुंच चुका था। उन्होंने इसके प्रति सरदार से नाराजगी दिखाई। उनका मानना था कि ये सब मुंशी नहीं, सरदार के इशारे पर हुआ है कि सरदार की तब की स्थिति और हैसियत देखकर धार्मिक भावना, जन समर्थन वगैरह को ध्यान में रख करके नेहरू ने इस मामले को बहुत तूल नहीं दिया। तूल देते तो शायद उल्टा पड़ सकता था। उधर मंदिर के लिए सहमत देने वाले महात्मा गांधी पहले ही दिवंगत हो चुके थे, मारे जा चुके। 15 दिसंबर 1950 को सरदार का भी निधन हो गया। गांधी और सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी के मुंशी के हाथों में आ गई। मुंशी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण सरदार से भी पहले कर रखा था। इस बीच सौराष्ट्र के उस समय के राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर के जीर्णोद्धार का जो काम शुरू होना था उसकी आधारशिला रख। तब तक शुगर लॉबी के सौजन्य से पर्याप्त धन इकट्ठा हो चुका था, जुट चुका था। नेहरू ने देखा कि अब मंदिर बनने की संभावनाएं बलवती होती जा रही हैं और अब इसको रोकना मुमकिन नहीं है। उनके कोई भी अड़ंगे कतई सफल नहीं हुए। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि सरकारी मंत्री भी परोक्ष रूप से इसमें शामिल थे। अब या तो वे धर्मनिरपेक्षता का अपना तमगा नोच फेंकें या कमजोर प्रधानमंत्री माने जाएं। ऐसे में न केवल मंदिर की परियोजना बल्कि इससे जुड़े अपने मंत्रियों, खासतौर के मुंशी और वीएन गाडगिल के खिलाफ वे और भी आक्रामक हो गए। उन्हें पता था कि सोमनाथ मंदिर के लिए जिस स्तर पर सरदार पटेल संघर्ष कर रहे थे, अब वैसा तो कोई नहीं कर पाएगा। पर उन्हीं की कैबिनेट के दोनों साथी के मुंशी और वीएन गाडगिल एक दूसरे के साथ मिल करके उनके खिलाफ इस तरह खड़े हो गए कि उनसे पार पाना नेहरू के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आखिरकार मुंशी को नेहरू ने हड़काया। वे उस समय तो कुछ न बोले, मगर उन्होंने 24 अप्रैल 1951 को नेहरू को जो लंबा खत लिखा ना, वो आज तक उसका उदाहरण दिया जाता है। उसके कई हिस्से अभी भी कोट किए जाते हैं। बताया जाता है कि अगर विरोध शालीन भाषा में और दृढ़ता के साथ करना हो तो ऐसे किया जाता है। खैर, नेहरू की नाराजगी के बावजूद मुंशी ने मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 11 मई 1951 तय कर दी। मुंशी ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से अनुरोध किया कि वे उसका लोकार्पण करें। काशी में ब्राह्मणों के पांव पखारने पर पहले ही नेहरू से पंगा राजन बाबू का हो चुका था। वैसे भी वे उनके विरोधी गोल वाले माने जाते थे और थोड़ा सा झुकाव उनका दक्षिण पंथ की तरफ देखा ही जा चुका था। सो नेहरू ने आपत्ति जताई कि धार्मिक कार्य के लिए राष्ट्रपति कैसे जा सकते हैं, जाना चाहते ही हैं तो राष्ट्रपति के रूप में न जाएं। एक सेकुलर नेशन के मुखिया के तौर पर मैं देश दुनिया को क्या जवाब दूंगा। राजीव जी ने कहा कि अगर किसी मस्जिद या चर्च से भी बुलावा आता तो भी मैं जाता, क्योंकि भारतीय सेकुलरिज्म का मूल है कि हमारा देश न धार्मिक है और न धर्म विरोधी। खैर, भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की पहली डेट 7 मार्च, फिर 9 मार्च, फिर उसके बाद चल करके 7 अप्रैल को कर दी गई, जो बाद में बढ़ा करके 11 अप्रैल को तय हुई अंतिम तौर पर। राजेंद्र बाबू सोमनाथ गए। 162 श्वेत वस्त्रधारी पंडितों की उपस्थिति में शिवलिंग की स्थापना हुई। बीते 300 सालों में सुबह 9:47 पर यह इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था जब ये स्थापना हुई थी।
राजेंद्र प्रसाद जी ने उस दिन एक लंबा सा भाषण दिया जिसका शीर्षक कह सकते हैं, लघुलुआब कह सकते हैं कि सोमनाथ एक आस्था का प्रतीक है। उस दिन सोमनाथ में क्या मंजर था, कैसी भीड़ जुटी थी, किस तरह का माहौल था। तोपों की सलामी दी गई थी, देशी विदेशी मीडिया की धूम थी। इसके अलावा भी क्या कुछ वहां मंजर था, इसका आंखों देखा हाल हम किसी दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे। अगर आपकी मांग रहे तो जरूर हम इसे प्रस्तुत करेंगे। खैर, अभी इतना है। इस शिवलिंग के स्थापना के बरसों बाद 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था।